हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दोनों पार्ट को खत्म कर लिया और उसी के साथ हमारा वो चैप्टर हो गया था समाप्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या। उसके बाद हमें पढ़ना है स्कार्सिटी एंड चॉइस के बारे में। एंड उसके बाद हमें पढ़ना है चॉइस होता क्यों है, चॉइस किस वजह से हमें करनी पड़ती है। उसके बाद पढ़ना है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड देन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपका 3 तरीके का इकोनॉमी आता है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बुक भी अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी डिफिनेशन भी बता सकूं, ताकि आप लोग भी एग्जाम में वो डिफिनेशन लिख सकें एंड अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर में सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स है। आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इस वर्ड का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमारे इस बुक में दिया गया है, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये 2 वर्ड से ओरिजिन हुआ है। एक है ओइकोस, है OIKOS, ओइकोस एंड नीमेन। तो दोस्तों, यहाँ पर ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नीमेन का मतलब होता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा इसके ओरिजिन के बारे में था। आपको जानते रहना है कि किस वर्ड से इसका ओरिजिन होता है, उसका मतलब क्या है, और इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स है क्या। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स अगर आप जिस इजी वर्ड में बोलना चाहे तो स्मार्ट यूज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस। तो दोस्तों, बात करते हैं इकोनॉमिक्स की एक डिफिनेशन की। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या फिर आप इसको आसान भाषा में इस तरीके बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान किस तरीके से कमाता है, किस तरीके से खर्च करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करता है, इसी चीज की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपके पास 50 रुपए हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक लेना है, आपको चॉकलेट लेनी है, आपको चिप्स लेनी है। मान लीजिए 50 रुपए में ये तीनों चीजें लेना मुश्किल है, तो आप वहां पर किसी 2 चीज को लेंगे या किसी को हटाएंगे, किसको लेना है किसको छोड़ना है, इसी चीज का स्टडी जो होता है उसी को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आपको आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेस में किसको छोड़े किसको हटाएं, इसको ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसी की स्टडी को ही। अगर आपको डिफिनेशन डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच अ ह्यूमन satisfy his unlimited wants in limited resources। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन एंड ओरिजिन। ये रहा, इन दोनों वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई थी। इस वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नीमेन का वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये जो इकोनॉमिक्स है ये खत्म हो जाता है। आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्कार्सिटी एंड चॉइस के बारे में। तो दोस्तों, स्कार्सिटी की बात करते हैं हम लोग। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब सीधा सीधा होता है कमी। मान लीजिए आपको चाहिए मोटरसाइकिल, आपके पास है साइकिल, मतलब कि आपके पास जो है वो कम है आप जो चाहते हैं। मतलब कि व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हैं उससे कम है आपके पास, इसी सिचुएशन को आप स्कार्सिटी बोलते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें तो इस बुक में हमें बताया गया है, in simple terms, scarcity refers to the situation when what you have is less than what you want to have। आपके पास जो है वो कम है आप जो चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्कैर्सिटी भी हो जाता है डन। अगर आपको इकोनॉमिक्स की बुक की डिफिनेशन देखना है तो इकोनॉमिक्स की जो बुक की डिफिनेशन है वो दी गई है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है कॉन्सर्ट विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मींस, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स कैसे वो पूरा कर रहा है, इसी की स्टडी, इसी बिहेवियर की स्टडी। इन सच मैनर दैट अ कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर चाहता है कि मैं कम से कम पैसे में अपने ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकूं। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं, मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकूं। और सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कितना ज्यादा सोशल वेलफेयर रहे, कितने ज्यादा लोग आपस में मिलजुल के रहें।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स एंड स्कैरसिटी। अब बात करते हैं चॉइस। चॉइस है क्या? तो दोस्तों चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा जिसमें मैंने आपको बताया था आपके पास 50 रुपए थे, आपको चिप्स लेना था, कोल्ड ड्रिंक लेना था एंड आपको लेना था चॉकलेट। तो वहां पर आपको जो 50 रुपए थे वो कम पड़ रहे थे तीनों चीजों को लेने के लिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करते थे? किसी को चॉइस करते थे, मतलब किसको किसको मैं लूं और किसको ना लूं। तो यही जो चॉइस होती है, ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इससे कोई हम चॉइस बोलते हैं। मतलब कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो जो चीजें सेलेक्ट करते हैं, वही चीज हमारी चॉइस है। ठीक है, तो चॉइस का मतलब होता है फॉर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इनटू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ योर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप बुक में देखें तो चॉइस रिफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या था? आपके पास चॉकलेट एंड चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तो आप चाहे कोल्ड ड्रिंक को हटा दीजिए, आपके पास चिप्स एंड चॉकलेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चॉइस भी पता चल गया कि चॉइस है क्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज आता है, काजेज ऑफ चॉइस। आखिर चॉइस होता होता क्यों है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। चीजों की कमी से ही हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि आपको मोटरसाइकिल लेना है, आपके पास साइकिल है, आप मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आपको साइकिल से चलना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास स्कैरसिटी है, मनी की स्कैरसिटी है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। मतलब कि कमी की वजह से ही हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अल्टरनेटिव को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि क्या काजेज हैं चॉइस का, कि हम चॉइस क्यों करते हैं। तो इसका आपका सिंपल सा डिफिनेशन आपको लिख देना है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। और आपकी बुक में भी इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और टर्म आता है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आखिर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? तो दोस्तों इसमें बेसिकली तीन चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसमें पहली चीज तो है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन। मतलब कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जैसे अगर आपके पास साइकिल है, आपको बाइक चाहिए, बाइक हो जाएगी तो आपको कार चाहिए, कार हो जाएगी बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार है तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है तो आपको एरोप्लेन, एरोप्लेन है तो प्राइवेट जेट। तो ऐसे आपके जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है? अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन। दूसरा चीज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस है। दोस्तों आपके जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। एंड तीसरी चीज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए लैंड, एग्जांपल ले लीजिए लैंड। लैंड से आप क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, चावल गेहूं उगा सकते हैं। ठीक है, राइस व्हीट आप उगा सकते हैं वहां से। ठीक है दोस्तों, आप उस लैंड पे ही आप बिल्डिंग बना सकते हैं, उस लैंड पे आप फैक्ट्री बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, एंड जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो यही जो तीनों चीजें हैं जी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आप इन्हीं तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी खत्म ही हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आपके बुक में भी दूसरा जो टर्म दिया गया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बुक में सबसे पहले आपके बताया गया है कि ओरिजिन ओरिजिन ऑफ वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आपका जो ओरिजिन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो वर्ड माइक्रोज से आपका ओरिजिन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि वो किस तरीके से पैसा कमाता है, किस तरीके से खर्च करता है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड रिसोर्स में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से
माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हैं, स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल बोले तो फर्म, एक फर्म या एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब किसी एक फर्म या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते थे, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो आप वही ह्यूमन बिहेवियर, वही कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे पूरा करता है, वही चीज आपको एक इंडिविजुअल के ऊपर देखना होता है। ठीक है दोस्तों, वही चीज आपको एक स्मॉल स्केल चीज यानी कि यूनिट, हाउस होल्ड चीज पे आपको देखना पड़ता है। आप वो स्टडी एक यूनिट या एक स्मॉल स्केल पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आता है दूसरा माइक्रोज। तो दोस्तों माइक्रोज क्या है, सॉरी माइक्रो इकोनॉमी। तो आपका जो माइक्रो इकोनॉमी इसका ओरिजिन हुआ था वर्ड माइक्रोज, माइक्रोज MAKROS। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है बिग, बिग बोले तो बड़ा। ठीक है, माइक्रो का उल्टा। ठीक है दोस्तों, बिग या आप लार्ज बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो इकोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लार्ज लेवल पे। जैसे कि अगर आपकी कंट्री की बात आएगी तो आप पूरे इंडिया, पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि देश की इकोनॉमी कितना है, या जैसे कि इन्फ्लेशन रेट आपका 6% है, ऐसा वैसा मतलब जो भी चीजें हैं आप पूरे होल होल कंट्री पे। अगर किसी फैमिली की बात की जाती है, वो आप फैमिली के एक इंडिविजुअल के बारे में ना पढ़कर उस फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी कंट्री की बात की जाती है, हर एक कंट्री के मेंबर, सिटी की बात की जाए, हर एक सिटी के मेंबर, अगर किसी अ, अगर आपको बता दिया जाए कि कोई कंपनी है तो उस कंपनी के हर एक ब्रांच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे होल लार्ज लार्ज स्केल में स्टडी करते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमी में क्या करते हैं, एक स्मॉल, एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो इन दोनों में एक सिंगल डिफरेंस है लेवल। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमी में आप एक स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्टडी स्टडी आप एक इंडिविजुअल, एक फर्म के ऊपर स्टडी करते हैं। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, आप एक लार्ज या फिर आप एक पूरे देश की स्टडी करते हैं, मतलब कि लार्ज स्केल पर। ठीक है दोस्तों, लेवल हो गया, स्टडी होगी किस लेवल पे स्टडी करते हैं। एंड तीसरा अगर एग्जांपल की बात की जाए इन दोनों की डिफरेंस, तो जैसे कि एक मोबाइल की डिमांड, जैसे कि कोई भी मोबाइल है उसकी डिमांड हो गई, और इन्फ्लेशन, मोबाइल के दामों में इन्फ्लेशन, मतलब कि सारे मोबाइल के दाम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाता है आपका स्कोप के बारे में, एक डिफरेंस यहाँ पर आपका आ जाता है स्कोप। तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि आप एक सिंगल एंटिटी या सिंगल चीज के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो आपका वाइड हो जाता है, वाइड आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप काफी होल चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, पूरी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो आपका वाइड वाइड कवरेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इनके बीच का डिफरेंस हो गया, ओरिजिन वर्ड आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आपको सिंपल वर्ड में बताया जाए, फैक्ट, सच, मतलब कि है क्या, क्या है। दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में स्टडी पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं क्या है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, आपका लग्जरी आइटम पे टैक्स 40% है। तो मतलब कि कौन सी चीजें हैं, मतलब जो सच हैं, आपको फैक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओपिनियन के ऊपर स्टडी की जाती है। जैसे कि क्या होना चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आपको इसमें ओपिनियन मिलेगा कि इन्फ्लेशन रेट कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लग्जरी आइटम पे टैक्स 40% है, तो आपको यहाँ से इसमें पढ़ता है कि ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन क्या है कि क्या लग्जरी आइटम पे टैक्स 40% से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। मतलब कि आपको सीधे सिंपल वर्ड में जानना है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको ओपिनियन के बारे में स्टडी होती है कि लोगों का क्या मानना है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि फैक्ट, वो चीज है क्या, कितनी है, आपको वो चीजें सच होती हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर इनके डिफरेंसेस की बात की जाए तो पहली बात तो इसमें आपको इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में प्रूफ होता है कि डेटा के हिसाब से आपको ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये चीजें इतनी हैं, ठीक है दोस्तों। और वहीं आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो लोगों को ओपिनियन है, तो वहां पर ये चीजें प्रूफ नहीं हो पाती हैं, ठीक है दोस्तों। एंड इनके बीच का अगर डिफरेंस और बात किया जाए तो ये फैक्ट के ऊपर स्टडी होता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये आपका डील करता है ओपिनियन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको मैं बुक में भी देखकर कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि एक डिफरेंस पता चला कि ये वैल्यू जजमेंट का काम करता है, वहीं इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप किसी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको जो भी डिफरेंस मिल जाए, आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नॉट लगाकर वही डिफरेंस लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हैं और इनके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए कि ये फैक्ट के ऊपर डील करता है, ये ओपिनियन के ऊपर डील करता है। इसमें आपको डेफिनेशन में पता चल गया कि इसमें फैक्ट क्या है, सच क्या है, और इसमें आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत है, लोगों के ओपिनियन के बारे में आपको इसमें करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बारे में, जो यहाँ पर हमारे ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव ये दोनों इकोनॉमिक्स हो जाता है खत्म। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या? तो दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में आपको बताना हो तो इकोनॉमी मतलब पैसे कमाने, पैसे खर्च करने और चीजों को बनाने का सिस्टम। मतलब कि पैसे कैसे कमाते हैं, यहाँ पर खर्च कैसे करते हैं, और कैसे प्रोडक्ट बनता है, फिर वो सेल होता है, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, इन्हीं सब चीजों का सिस्टम आपका इकोनॉमी कहलाता है। अगर आप एक सिंपल डिफिनेशन चाहते हैं तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग बुक की बात की जाए तो बुक में भी यही डिफिनेशन लिखा गया है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के समझाया गया है कि पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। मतलब कि अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए लोग काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि टीचर स्कूल जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर अपनी फील्ड में काम करते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज में जाते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रीज चलाते हैं। दोस्तों द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील अ सिस्टम। मतलब कि किसी भी एरिया के जो लोग हैं, जैसे कि हॉस्पिटल जा रहा है टीचर, टीचिंग करने स्कूल जा रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, ये जो एक लोगों को जो किसी भी एरिया के जो लोग हैं जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं इकोनॉमिक अपने पैसे को कमाने के लिए, अपनी लिविंग को करने के लिए, ये एक सिस्टम बताता है और उसी सिस्टम को इकोनॉमी बोलते हैं। अगर आपको सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पर सिंपल दो टर्म्स दिए गए हैं, सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो दोस्तों आपको मैं इन दोनों के डिफरेंसेस से आपको मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक बेसिस जाना है डिफरेंसेस का, जैसे कि लेवल ऑफ इनकम। तो सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, इनकम लेवल ऑफ पीपल इज लो। जैसे कि फार्मर जो होते हैं उनकी इनकम बेसिकली लो होती है, वर्कर जो हो गए। एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होता है कि इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज हाई। मतलब कि जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन सब की जो इनकम होती है वो हाई होती है। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग आ जाते हैं, एंड सिंपल इकोनॉमी जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो आ जाते हैं। इसी में आपको दिया गया है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपके जो वांट्स से ज्यादा होंगी, आपके पास जो है उससे ज्यादा होंगे, लेकिन वांट्स आपकी कहीं ना कहीं सीमित होंगी। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आपकी वांट्स भी उन पैसे से भी ज्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से बताया गया सिंपल इकोनॉमी में जो क्या होता है, वांट्स मल्टीपल होती हैं बट नॉट इनॉर्मस, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होता है, वांट्स मल्टीपल होती हैं लेकिन एज वेल इनॉर्मस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर होता है एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। तो दोस्तों म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड, मतलब कि जो खर्चे होते हैं सिंपल इकोनॉमी में कम होते हैं, क्योंकि आपकी जो इनकम है कम है तो आप खर्चे भी अपने इनकम के अंदर ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 150 रुपए खर्चा कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना, आप 100 या उससे कम ही खर्चा कर सकते हैं ना। और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी हाई। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
तो वहां पर क्या होगा, आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेसमैन है, आप लोन लेकर खर्च कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। एंड एक और यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज लिमिटेड होता है इसमें। एंड आपका कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हाई होता है। तो दोस्तों सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, ये भी हमारा टर्म्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड अब यहाँ पर हमारा लास्ट आ जाता है मार्केट इकोनॉमी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो दोस्तों मार्केट इकोनॉमी को आप बोल सकते हैं फ्री इकोनॉमी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमी क्या है कि लोगों को अपने लिविंग को अर्न करने का एक सिस्टम है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा कि वहां पर बाजार, मार्केट इकोनॉमी को आप बोल सकते हैं बाजार। बाजार में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि अभी मटर का सीजन चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, मटर ज्यादा है, मतलब कि हमारा जो है सप्लाई ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, प्राइस कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही चीज अगर एक महीने पहले देखा जाए तो मटर क्या थी, डिमांड ज्यादा थी, लोगों को मटर चाहिए थी, लेकिन सप्लाई क्या था, कम था, तो वहां पर हमारी प्राइस क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी जो है फ्री इकोनॉमी है। इसमें जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, एंड वहां पर अब हमारा बढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ। तो दोस्तों सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो इकोनॉमी होती है, जो प्राइस होती है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आपकी बुक में लिखा गया है, in China, Russia and North America, the degree of control is very high. Such economics where the degree of control is very high are called centrally controlled economics or centrally planned economics. तो दोस्तों आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना समझना है कि मार्केट इकोनॉमी आपकी फ्री इकोनॉमी होती है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपका जो होता है वो प्राइस ऊपर या नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, एंड सेंट्रली प्लान में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, वहां पर आपका जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना बिल हमारा रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक और आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड दोनों ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका मतलब कि दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट भी आपका डिसाइड करता है और डिमांड एंड सप्लाई भी आपका यहाँ पर डिसाइड करता है। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल आपका डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होगी। जैसे कि मोबाइल अगर ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, तो बेसिकली प्राइस डाउन हो जाएगा। एंड अगर आपकी जो प्रोडक्शन है मोबाइल का कम हो रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो फोन चार्ज किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो मिक्स्ड में क्या होता है आपका, इसमें गवर्नमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आपकी प्राइस को डिसाइड करता है, एंड इसमें आपका डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है, इसमें बोथ से। ठीक है दोस्तों, इसमें डिमांड एंड सप्लाई से। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये जो है मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एंड इसी के साथ हमारी बुक का जितना भी टर्म्स था इस चैप्टर का, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, वो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं अपने इस लेक्चर के एंड की तरफ, जहां पर हमने इस चैप्टर के सारी की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। दोस्तों इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारे सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। एंड मेन मीडियन मोड अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।